बाखमुत में रूसी सेना ने जोरदार हमला किया है। यूक्रेनी फोर्स ने इमारत में मौजूद रूसी सैनिकों को घेर लिया है। माइन हमले में इमारत पूरी तरह से कुछ इस तरह से जमींदोज हो गई, तबाही आ गई वहां पर। यूक्रेन का दावा, इमारत में मौजूद थे रूसी सैनिक और इसीलिए कुछ इस तरह से उसको माइंस लगा के उड़ा दिया। लीमन से खबर है, लीमन में रूसी फौज ने बड़ा दावा किया है। लीमन में यूक्रेन के ड्रोन अटैक को नाकाम किया है। यहां पर यूक्रेन के 3 ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है रूस ने। एक तरफ यूक्रेन का हमला, दूसरी तरफ रूस का काउंटर अटैक और रूस का डिफेंस भी यहां पर आप देख सकते हैं। लीमन में यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराने का दावा किया है रूस ने। मैन पैड्स के जरिए यूक्रेनी ड्रोन्स पर हमला किया। रूस के रक्षा मंत्रालय ने रूसी पलटवार का दावा किया है। दो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ बाखमुत, जहां पर इमारत में रूस के सैनिकों के होने का शक, जिसको माइंस लगाकर यूक्रेन ने उड़ा दिया, और दूसरी तरफ लीवन में रूस ये दावा कर रहा है कि उसने यूक्रेन के ड्रोन्स को मार गिराया जो उसकी तरफ दागे गए थे। ये दो खबरें वॉर जोन से। लेकिन अब बात क्रीमिया की, अब बात उस स्टोरी की जिसको लेकर हम यहां पर आपके लिए, जो हमारी मास्टर स्टोरी आज की, जो सबसे बड़ी खबर है, और खबर है क्रीमिया पर अटैक को लेकर। क्रीमिया पर यूक्रेन के हमले और तेज हो गए हैं। क्रीमिया पर यूक्रेन ने 10 से ज्यादा ड्रोन हमले किए हैं, 10 से ज्यादा, और ये अटैक थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। रूसी डिफेंस फोर्स ने यूक्रेनी ड्रोन्स को मार गिराया। सेवास्तोपोल के गवर्नर मिखेल राजोवोजेव ने यह दावा किया है। यूक्रेन का ड्रोन हमला नाकाम किया, राजवोजेव ने यह कहा है। आप देखिए, 30 अप्रैल, हमने जब से आपको बताया है कि 30 अप्रैल से यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव शुरू होगा, वो तारीख है और आज की तारीख है। लगातार सेवास्तोपोल में, तमन में, मॉस्को में, क्रेमलिन तक यूक्रेन ड्रोन से बहुत ज्यादा अटैक कर रहा है। बिग वॉल पर आपको इस बारे में और जानकारी दिखाते हैं। यूक्रेन का क्रीमिया काउंटर ऑफेंसिव, बिग वॉल पर दीजिए पीसीआर। ये देखिए, क्रीमिया और सेवास्तोपोल में ड्रोन अटैक किए गए हैं। सेवास्तोपोल जहां पर ब्लैक सी फ्लीट भी है, और बहुत बड़ी ब्लैक सी वो फ्लीट है रूस की। और इसके अलावा देखिए, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर से यूक्रेनी ड्रोन्स इंटरसेप्ट किए रूस ने। रूस के एयर डिफेंस सिस्टम वहां पर एक्टिव हैं। क्रीमिया में 10 से 12 लेयर की सिक्योरिटी आपको मालूम है। एयर डिफेंस सिस्टम ने ड्रोन्स मार गिराए। शनिवार को यूक्रेन ने क्रीमिया पर 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागी थी। एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम से उन मिसाइलों को भी मार गिराया गया। लेकिन अभी सवाल यहां पर है कि क्या ज़ेलेंस्की का यह टारगेट क्रीमिया बिल्कुल अब साफ है, राइटिंग ऑन द वॉल है कि क्रीमिया पर ही अब ज्यादा अटैक होंगे? आइए इससे जुड़ी कुछ जानकारियां आपको देते हैं। आज क्रीमिया पर 10 बार ड्रोन से हमला किया गया, और इसके बाद 6 मई की बात करें तो इलाके में धमाके सुने गए थे। 29 अप्रैल की बात करें, सेवास्तोपोल के ऑयल डिपो पर बड़ा अटैक हुआ था। 2 जनवरी की बात करें, सेवास्तोपोल में 2 हमले किए गए 2 ड्रोन से। 29 अक्टूबर 2022 की बात करें, सेवास्तोपोल नेवल बेस पर अटैक हुआ था। 8 अक्टूबर की बात करें 2022, कर्च ब्रिज पर बहुत बड़ा अटैक हुआ था, और वो बहुत बड़ा एक सेटबैक माना गया पुतिन के लिए। 7 सितंबर 2022 की बात करें, येवपातोरिया में कई धमाके सुने गए। 23 अगस्त 2022 सेवास्तोपोल में कई धमाके हुए। सेवास्तोपोल कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ अटैक बनता जा रहा है। 9 अगस्त 2022 सैकी एयरबेस में धमाका हुआ। 31 जुलाई 2022 ब्लैक सी फ्लीट पर हमला हुआ। अब सवाल यह है कि क्या क्रीमिया पर इस तरह के ड्रोन अटैक से कुछ हासिल होगा ज़ेलेंस्की को? यह यहां पर बड़ा सवाल है। जन साहब, आपसे शुरुआत करता हूं। आपको क्या लगता है, ये क्रीमिया जो बात कहते हैं ज़ेलेंस्की की क्रीमिया के आजादी तक ये लड़ाई जारी रहेगी, ये उसी का यहां पर हम ट्रेलर देख रहे हैं? कि ज़ेलेंस्की शुरू से ही कहते आए हैं कि वो क्रीमिया जो है वो लेकर के रहेंगे। चाहे 2014 में जो क्रीमिया है, इसका रेफरेंडम के बाद रूस ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया, लेकिन रूस भी जानता है कि ब्लैक सी फ्लीट जो है वो बहुत जरूरी है। और सेवास्तोपोल और खासकर क्रीमिया, जिस तरीके से आपने बहुत अच्छी तरह से ग्राफिक तौर पर समझाया है कि लगातार 2022 से लेकर के आज तक क्रीमिया के ऊपर हमले हो रहे हैं, और अगर रूस के क्रेमलिन के ऊपर हमला हो सकता है इतने लेयर के बाद, तो आप समझ सकते हैं कि क्रीमिया में
खासकर उसके जो ब्लैक सी फ्लीट है सेवस्तोपोल में, उसकी रक्षा के लिए, और जिस प्रकार से उसका मोल्तोवो जो सर, शिप था, लेकिन क्या चंद ड्रोन अटैक क्रीमिया के उस सपने, ज़ेलेंस्की के उस सपने को पूरा कर सकते हैं? ब्रिगेडियर शरदेंदु, आप क्या सोचते हैं इस पर? फिर मनीष भी जुड़ चुके हैं, उनके पास भी जाएंगे, और मनीष तो क्रीमिया होकर आए हैं, तो वो भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करेंगे। मनीष आता हूं, लेकिन पहले ब्रिगेडियर शरदेंदु। हाँ, देखिए, क्रीमिया पे जो यूक्रेन का हमला है ये 2022 से लगातार जारी है, और उसका मानना है कि ये उसका अभिन्न अंग है। लेकिन रशिया इसको अलग तरीके से देखता है। जब यूएसएसआर हुआ करता था तो क्रीमिया यूएसएसआर का हिस्सा था, और उसको एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो यूक्रेन के नजदीक था, तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूक्रेन को दिया गया था। और जब यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हुआ और जब यूक्रेन ने नाटो में जाने की बात की, तो रशिया ने कहा कि नहीं, ये हमारा इलाका है और ये हम इसको यूक्रेन से वापस लेंगे। इसके तहत उसने 2014 में रेफरेंडम करके उसके ऊपर कब्जा किया। यूक्रेन हमेशा मानता रहा है कि ये उसका हिस्सा, लिहाजा उसने अटैक को जारी रखा है। जब तक क्रीमिया पे फिजिकल हमला करके ट्रूप्स उसको ऑक्युपाई नहीं करेंगे, यूक्रेन उसको नहीं पा सकता है। नहीं, वही सवाल है। तो फिर इन ड्रोन अटैक्स का मैसेज क्या है? क्या ये केवल एक मैसेजिंग है दुनिया में कि यूक्रेन अपनी आजादी, क्रीमिया की आजादी तक लड़ाई लड़ता रहेगा? मनीष, मुझे ये बताइए, आप क्रीमिया होकर आए हैं, क्रीमिया की सुरक्षा व्यवस्था कैसी है? और ये सेवस्तोपोल, जहां पर ऑयल रिफाइनरीज हैं, जहां तमन हमने देखा, जहां एक बड़ा अटैक हुआ ऑयल डिपो पर, ये जो ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं, आप तो क्योंकि रूस में हैं, रूस में इसको लेकर क्या मंथन है? क्या बात वहां पर, क्या इसको लेकर बातें हो रही हैं, इन ड्रोन अटैक्स को लेकर, जो खासकर क्रीमिया में हो रहे हैं? बिल्कुल गौरव, देखिए, इस वक्त मैं रूस की राजधानी मॉस्को पहुंच गया हूं, तो कह सकता हूं कि आपको युद्ध क्षेत्र से लेकर और अब पावर सेंटर पे हूं, जहां पर कि विजय दिवस मनाने की तैयारी भी हो रही है। आपके सवाल का जवाब भी दूंगा, साथ ही मैं अपने कैमरा सहयोगी अमित से कहूंगा कि थोड़ी सी आपको वो मॉस्को की वो तस्वीरें दिखाएं, जिससे आपको 9 मई का आइडिया भी होगा। तो आप कैमरे पर उन तस्वीरों को भी देखिए, और देखिए, फर्क तो पड़ा है। ऐसा नहीं है कि क्रीमिया पर रोजाना होने वाले ड्रोन के हमलों ने रूस में, खास करके क्रेमलिन की या रूस की सरकार की चिंता नहीं बढ़ाई है, वो चिंता बढ़ गई है, क्योंकि अब रोजाना 5 से 10 ड्रोन अटैक हो रहे हैं, और उसमें से कई बार वो सफल भी होते हैं, कई बार वो मार भी गिराए जाते हैं। पहले की तुलना में अगर आप देखें, मुझे याद है, मैं क्रीमिया कम से कम 4 बार और लगभग 1 महीने तक मैं वहाँ पर रहा हूँ। वहाँ पर मैं हवाई जहाज से गया हूँ, वहाँ पर ट्रेन से गया हूँ, रोड से गया हूँ। पहले अगर अटैक हुए थे तो वो गिनती के 1-2 बार अटैक हुए थे, मेजर अटैक हुए थे, लेकिन अब रेगुलर अटैक हो रहे हैं। और रेगुलर अटैक होने का मतलब यह है कि अब वो लोग वहां तक एक्सेस कर रहे हैं। लेकिन हाँ, जो हमारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं वो भी बात सही है कि अगर यूक्रेन अपनी सेना के साथ क्रीमिया पर आक्रमण करना चाहता है तो अभी फिलहाल वो संभव नहीं है, क्योंकि मैंने आते समय भी, जब मैं युद्ध क्षेत्र से लौट कर आ रहा था गौरव, डोनेट्स्क से, उस समय भी उस इलाके में रूस की सेना की मौजूदगी देखी है। वो बहुत बड़ी मात्रा में है वहां पर, और उसके लिए मुझे लगता है कि यूक्रेन की सेना तो छोड़िए, सारे नाटो देशों की सेना को उतरना पड़ेगा, तब जाकर बड़ी बात कह दी आपने। आप कह रहे हैं कि नेटो आएगा तभी क्रीमिया पे कुछ होगा। रूस, यूक्रेन के अकेले वश की बात नहीं है। और नेटो क्या आएगा क्रीमिया के लिए, या यूक्रेन कोई कहता रहेगा बेटा तुम जाओ, अभी हम तुम्हारे पीछे हैं? क्रेमलिन पर फिर से हमले की आशंका से डरा हुआ है रूस। रूस ने क्रेमलिन के पास तैनात कर दिए हैं अपने एयर डिफेंस सिस्टम। अब देखिए, क्रेमलिन पे, अब मनीष है, उनके पास जाएंगे, हम बात करेंगे, क्रेमलिन के बिल्कुल करीब है वो, लेकिन क्रेमलिन पर फिर से हमला हो सकता है, ये आशंका रूस के लिए बड़ी चिंताजनक है। और क्रेमलिन यानी रूस का, आप कह सकते हैं, पावर सेंटर, रूस की नीतियां जहां से बनती हैं, रूस के सारे फैसले जहां से होते हैं, उस क्रेमलिन के आसपास वहां पर पूरा एक डिफेंस जोन बनाया जा रहा है। तुला इलाके में एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की गई है। ये देखिए, ये वो एयर डिफेंस सिस्टम जो हम आपको दिखा रहे हैं, क्रेमलिन से 100 मील की दूरी पर ये एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किया गया है, यानी 100 मील पहले से ही। और जो इसकी रेंज है, वहां से जैसे ही क्रेमलिन की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट आता हुआ दिखाई देगा, ये उसको इंटरसेप्ट करेगा और हवा में ही मार गिराएगा। ये वो एयर डिफेंस सिस्टम है जो हम आपको दिखा रहे हैं। और एक और बड़ी खबर देखिए, अभी हम क्रीमिया की बात कर रहे थे, सेवस्तोपोल से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। सेवस्तोपोल क्रीमिया में ही है। सेवस्तोपोल में रूसी नौसेना का बड़ा मूवमेंट दिखा है। ब्लैक सी फ्लीट के 4 मिसाइल कैरियर वहां पर दिखे हैं, जो कि सेवस्तोपोल पोर्ट से हटे हैं। मिसाइल कैरियर में मौजूद थे 32 कैलिबर क्रूज मिसाइल। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का रूसी वॉरशिप को लेकर दावा, हमले के डर से रूसी मिसाइल कैरियर्स को हटाया गया है। तो एक वॉरशिप तो ऑलरेडी डुबोया हुआ है यूक्रेन ने, एक और वॉरशिप को नुकसान पहुंचाया है, ये वो कहते रहे हैं। इस बीच अगर ये वो कह रहे हैं यूक्रेन
जबकि ये देखिए यहाँ हमारे हमले के डर से इन्होंने 4 वॉरशिप और बैक कर लिए हैं, पीछे कर लिए हैं। अम्बेसडर चक्रवर्ती, क्या इसमें आपको मैसेजिंग ही ज्यादा दिखती है? क्या ये दिखता है कि हम क्रेमलिन पर भी अटैक कर सकते हैं, क्रीमिया पर भी अटैक कर सकते हैं और सब कुछ अब हमारी रडार में है, ये कहने की कोशिश कर रहा है यूक्रेन? मैं समझता हूँ ये मैसेजिंग है और जनरली वेस्ट को बताया जा रहा है कि हम लड़ते रहेंगे और हम देखिए 5 ड्रोन से तो क्रीमिया कैप्चर तो हो नहीं जाएगा। हमारे जो जनरल साहब जो पैनल में हैं, दोनों मेरे साथी, वो तो जानते हैं कि विदाउट बूट्स ऑन द ग्राउंड यू कैन नॉट कैप्चर टेरिटरी, होल्ड इट। इसीलिए आप देख रहे हैं जहां बूट्स ऑन द ग्राउंड है, जैसे डोनेट्स रीजन में, बाखमुत में जहां पे लड़ाई हो रही है, तो इसीलिए वो वहां पे लड़ाई ऑन द ग्राउंड हो रही है बिटवीन ट्रूप्स। ये जो ड्रोन अटैक्स हैं, ये तो मैं कहूंगा इन द लॉन्ग रन, इन द स्ट्रेटेजिक सेंस, दीज आर पिन प्रिक्स कि आप थोड़ा बहुत डिस्ट्रक्शन कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर को डिग्रेड कर सकते हो, पर ऐसा नहीं है कि इससे आप क्राइमिया को कैप्चर कर लेंगे। क्राइमिया को कैप्चर करने के लिए क्राइमिया छोटी जगह नहीं है, इसलिए ये मैं समझूंगा इट्स पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी ऑफ हैरेसमेंट, स्ट्रेटजी ऑफ क्रिएटिंग मैसेजिंग एंड हैरेसमेंट। मैं इसको ऐसे इस बॉक्स में डालूंगा। ठीक है, ठीक है, आपने बड़े क्लियरली और बड़े कैटेगोरिकली बता दिया कि क्रीमिया पर इन ड्रोन अटैक्स को कैसे देखा जाए, लेकिन रूस में कुछ तो है जो चल रहा है। रूस में एक और हमले की साजिश नाकाम की गई है। रूसी सिक्योरिटी फोर्स ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। ययस्क में एक संदिग्ध शख्स को रूसी फोर्स ने पकड़ा है। देखिए, हमलावर ने हिरासत के वक्त आईडी ब्लास्ट कर दिया, अपने कार में रखे विस्फोटक से धमाका किया। ये जो विजुअल्स देख रहे हैं आप, देखिए जैसे उस शख्स को पुलिस पकड़ने के लिए उतरती है गाड़ी से और उसकी गाड़ी के नजदीक पहुंचती है, वो खुद को उड़ा लेता है। उसकी गाड़ी में आईडी था। अब ये रूस का इलाका है जहां पर यह शख्स सुरक्षा कर्मियों से खुद को बचाने के लिए खुद को ब्लास्ट कर लेता है। अब इसके पीछे क्या रीजन है? क्या ये कुछ और बड़ी साजिश थी? क्या यूक्रेन से कुछ लिंक है इस संदिग्ध का? क्या क्रेमलिन पर अटैक के बाद कोई एक और अटैक की साजिश थी? रूस के एक और जाने माने शख्स पर जानलेवा हमला हुआ है। रूसी लेखक और पॉलिटिशियन ज़खर प्रिलेपिन पर अटैक हुआ है। कार धमाके में प्रिलेपिन जख्मी हो गए, उनके सहयोगी की मौत हो गई। रूस ने अमेरिका और यूक्रेन पर हमले का आरोप लगाया है। हमले के आरोपी को रूसी पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये कोई पहला मामला नहीं है। आप देखिए, सेंट पीटर्सबर्ग में जिस कैफे में अटैक हुआ था, पहले कहा जा रहा था कि वहां पर प्रिगोजिन को आना है, जो वैगनर आर्मी के चीफ थे, वो नहीं आए, तो उनकी जगह पर एक रशियन ब्लॉगर जो रूस की तरफ से वहां पर इस वॉर की रिपोर्टिंग कर रहा था, ब्लॉग्स बना रहा था, उसको उस हमले में उसकी मौत हो गई। आइए जल्दी से इस बारे में आपको दिखाते हैं। प्रिलेपिन, जो कि रूस के जाने माने लेखक थे, उनके ऊपर क्या वाकई अमेरिका और यूक्रेन की जिम्मेदार हैं? क्या कहा जा रहा है? रूसी लेखक, पॉलिटिशियन और ज़खर प्रिलेपिन पर हमला हुआ। ये है उनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ज़खर प्रिलेपिन पर हमला कैसे हुआ? नोवोगोरोद इलाके में उनकी कार को निशाना बनाया गया, एंटी टैंक माइंस बिछाकर उन एक धमाका किया गया। हमले में प्रिलेपिन घायल हो गए और उनके एक सहयोगी की मौत हो गई। रूसी इंटेलिजेंस ने एक आरोपी को पकड़ा है। आरोपी के मुताबिक उसे यूक्रेनी इंटेलिजेंस ने हायर किया था, ये उस आरोपी ने कहा है। रूस ने अमेरिका पर भी आतंकी साजिश रचने का आरोप लगाया है। अब इस बारे में सवाल यह है कि क्या टारगेट पर हैं रूस की बड़ी हस्तियां? आइए जरा दिखाते हैं आपको। ज़खर प्रिलेपिन, जो कि ऑथर है, पॉलिटिशियन है, उनके ऊपर यह बड़ा अटैक किया गया। दारिया दुगिन, अलेक्जेंडर दुगिन, जो कि पुतिन के गुरु माने जाते हैं, उनको टारगेट किया गया था। टारगेट उनकी बेटी बन गई और उनकी मौत हो गई। एंड्री सुखोवेत्स्की, सीनियर कमांडर, व्लादिमीर ततार्स्की, रूसी ब्लॉगर जिनकी मैं बात कर रहा था। तो ये क्या कोई स्ट्रैटेजी? जनरल साहब, मुझे ये बताइए, क्रेमलिन पर अटैक, मॉस्को पर अटैक, क्रीमिया पर अटैक, समझ में आता है कि आप दुश्मन के ऊपर हमला कर रहे हैं, लेकिन एक ब्लॉगर, एक ऑथर, एक पुतिन से जुड़े किसी शख्स की बेटी, क्या इसके पीछे कोई लॉजिक है? क्या ऐसा होता है वो? और मैं जरा हमारे व्यूअर्स को समझाइए, इन लोगों पर अटैक क्यों हो रहा है और क्या रूस के इस दावे में दम है कि अमेरिका और यूक्रेन ये कर रहे हैं? गौरव, इसमें कोई शक नहीं। प्रिलेपिन जो है वो 2014 में बटालियन कमांडर रहे हैं और बार बार जिस प्रकार से वो यूक्रेन के बरखिलाफ बात करते थे, यही कारण है कि उसको टारगेट किया गया।
और ये टारगेटिंग जो है, ये कहना कि जेलेंस्की को या यूक्रेन को इंटरनल जो इंटेलिजेंस है, रूस के अंदर वाली खबर उसको भी पूरी मालूम है और रूस को भी यूक्रेन के इंटरनल खबर मालूम है। तो इस तरह के जब टारगेट करते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है ये दिखलाने के लिए और ये किस तरीके से एक मैसेजिंग देने के लिए कि जो भी लोग यूक्रेन के बरखिलाफ बात करेंगे उनको हम टारगेट करेंगे, और खासकर जो पुतिन के नजदीक नजदीक है। यानी आप कह रहे हैं कि सबका कोई ना कोई एक कनेक्शन है इस वॉर से, पुतिन से, और वही लोग टारगेट पर हैं। मनीष, आप तो उसी धरती पर हैं, जरा बताइए आप क्या वहां पर देख पा रहे हैं? अभी यूक्रेन का एक जासूस भी पकड़ा गया जिसने खुद को उड़ा लिया, कहा जा रहा है कि उसको यूक्रेन ने हायर किया था, और अब यहां पर यह शख्स पकड़ा गया जिसने फिलिपिन पर हमला किया, वो कह रहा है यूक्रेन ने उसको हायर किया था। तो क्या चल रहा है वहां पर, और वाकई क्या रूस में इसको लेकर आपको कुछ चिंता, कोई वहां पर उनके अंदर कोई इसको लेकर दिक्कत दिखती है कि आप क्या करें, कैसे बचाएं अपने लोगों को? गौरव, देखिए, रूस में इसको लेकर वाकई चिंता है, और न केवल रूस में बल्कि मुझे भी चिंता है। और क्यों चिंता है वो मैं आपको बताऊं। पिछले साल 9 मई को मैं खुद यहाँ मौजूद था, और इस साल जब मैं 9 मई का परेड कवर करने के लिए यहाँ पर आया हूँ तो चीज़ें बदल चुकी है। चीज़ें इसलिए बदल चुकी है कि लड़ाई के अलावा यूक्रेन की तरफ से पत्रकारों को, ब्लॉगर को अटैक किया जाता है। आपने कुछ के नाम गिनाए कि दारिया दुगिन को कैसे मारा गया, सेंट पीटर्सबर्ग में तातरस्की को कैसे मारा गया, कल रूसी ब्लॉगर एक को कैसे मारा गया, स्वेतलाना क्रीमिया में रहती थी उसे मारा गया था, और वो तमाम वो लोग थे जिन्हें यूक्रेन ने अपने ब्लैक लिस्ट में शामिल किया था। अफसोस की बात यह है कि भारतीय पत्रकार होने के बावजूद मेरा भी नाम यूक्रेन ने उस ब्लैक लिस्ट में डाल दिया। तो मुझे भी चिंता लगती है कि जो देश अपने आप को लोकतांत्रिक कहता था, मानवाधिकारों की बात करता था, अब वो जान जानकर पत्रकारों को, ब्लॉगर को टारगेट कर रहा है। और यही बात मॉस्को में मौजूद तमाम लोगों को चिंता में ला रही है। और इसका फर्क ये पड़ा है कि देखिए, मैं अभी क्रेमलिन के पास मौजूद हूँ, लेकिन इस बार की सुरक्षा व्यवस्था पिछले बार की तुलना में बहुत अलग है, क्योंकि इस बार वो कोशिश कर रहे हैं कि उस पूरे प्रोमाइसेस में कोई भी ना रहे, जो कि पिछली बार नहीं था। पिछली बार सड़क से इस तरह से जा रहे थे परेड, और हम सब बाहर में खड़े होकर उसकी कवरेज करते थे। हालांकि 9 मई को एक बार फिर TV9 दुनिया भर के दर्शकों को बिल्कुल मनीष, यहाँ दो चीजें देखिए, दो चीजें कहना ये चाह रहा हूं कि चीजें बहुत बदल गई है। एज जर्नलिस्ट वी आर फ्री टू रिपोर्ट। हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं, और हमें यह सिखाया जाता है कि पत्रकार के तौर पर हम दुनिया में कहीं भी जाकर कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं जो हम देख रहे हो, और हम एज अ नेटवर्क पूरी तरीके से पूरा आपके साथ है। और दूसरी जो बड़ी बात है कि यूक्रेन की इस कदम की निंदा होनी चाहिए। जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं। एम्बेसडर चक्रवर्ती, आप क्या कहते हैं? अगर कोई पत्रकार भारत से जाकर वहां पर रिपोर्ट कर रहा है तो क्या यूक्रेन के इस कदम की निंदा नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप ब्लैकलिस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल होनी चाहिए। जो देखिए, हर एक युद्ध में वॉर रिपोर्टिंग तो होता है, पहले भी हुआ है, आज भी हो रहा है। तो उसमें टारगेट करने का यूक्रेन का जो ये ब्लैकलिस्ट है, मैं तो उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। कहते ये नहीं होना चाहिए। और क्योंकि दूसरी तरफ अगर रिटेलिएशन हो, अगर रशिया शुरू कर दे यूक्रेनियन को, जर्नलिस्ट को मारने या उनको टारगेट करना, तो फिर कैसा लगेगा उनको। तो मेरे ख्याल में ये जो वॉर रिपोर्टिंग है, जर्नलिस्ट है, जो मेडिकल वर्कर्स हैं, इनके लिए जो अलग से प्रावधान है कि आप इनको मत छेड़े। आप अपना जो, ठीक है, आप युद्ध में जुटे हैं, आप जुटे रहिए, जो भी करना है करिए, पर इनको आपको टारगेट नहीं करना चाहिए। ये तो एक नियम है, इंटरनेशनल वॉर रूल्स का नियम है, पर यूक्रेन तो नहीं मान रहा है ना। और यूक्रेन ऑब्वियसली ऑल आउट वॉर करने की सोच रहा है कि जो भी हमको क्रिटिसाइज करेगा, हम उसको रास्ते से हटा दें। इस तरह का उन्होंने एक मतलब और वो कहीं से भी जायज नहीं है। और अगर आपको किसी के साथ लड़ाई लड़नी, जैसे आप रूस के साथ लड़ रहे हैं, आप लड़ाई में जीतते हैं तो वाकई वो जीत दिखाई जाएगी, आप हारते हैं तो वो हार दिखाई जाएगी। जो हो रहा है वो दिख रहा है, सबको दिख रहा है, और किसी एक शख्स को निशाना बनाने से आप उसको बदल नहीं पाएंगे। वॉर जोन से रूसी अटैक का नया वीडियो सामने आया है। रूस के T-72 टैंक का जोरदार हमला सामने आया है, दिखाते हैं आपको। यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर भारी गोलाबारी की है T-72 ने। खरसोन में यूक्रेनी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। ये तस्वीरें देखिए, ये T-72 टैंक के निशाने हैं। खरसोन में कैसे यूक्रेनी ठिकानों को निशाना बना रहा है, आप देख सकते हैं।
बेहद इंटरेस्टिंग सेगमेंट है आपके लिए। वैगनर आउट, चेचन इन, प्रिगोजिन आउट, कादिरोव इन। कैसे, आइए आपको दिखाते हैं। बेहद घातक हुई है बाखमुत की जंग। लगातार दूसरे दिन रूस का फास्फोरस बम से हमला, और ये फास्फोरस बम पहली बार नहीं दागा है रूस ने। इससे पहले भी ऐसे विजुअल्स हम आपको दिखाते रहे। रात के अंधेरे में बिल्कुल रोशनी से नहा जाता है उस इलाके का आसमान जहां पर यह बम दागा जाता है, जैसे आप इस विजुअल में देख रहे हैं। फास्फोरस बम से हमला रात के अंधेरे में किया गया। फास्फोरस की चिंगारियों में गिर गया बाखमुत का पूरा इलाका। और ये फास्फोरस बम इतना खतरनाक होता है कि हड्डियां तक गला सकता है। इसका टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि ये बिल्कुल शरीर के अंदर तक घुस सकता है। और ये एक बार फिर रूस की तरफ से दागा गया है, इस्तेमाल किया गया है बाखमुत में। अब दिखाते हैं आपको यूक्रेन के अटैक से जुड़ी एक बड़ी खबर। रशियन पोजीशन पर यूक्रेन ने एक बड़ा हमला किया है। BM-21 से यूक्रेन ने अंधाधुंध फायरिंग की है। ये BM-21 की फायरिंग की विजुअल्स हैं। यूक्रेनी हमले में खबर भारी नुकसान की खबर है रूस को। तो दो तस्वीरें, एक तरफ रूस का फास्फोरस बम से अटैक, दूसरा यूक्रेन का अटैक आप देख सकते हैं। रशियन पोजीशन पर जो उसने अटैक किया है वो आप देख सकते हैं। ये यूक्रेनी हमले में भारी नुकसान की खबर है रूस को। BM-21 से ये अटैक किया गया है। MLRS है ये, मल्टी लॉन्च रॉकेट सिस्टम। आपको जल्दी से एक और बड़ी खबर दिखाते हैं। बाखमुत से ही बड़ी खबर है, फिर चलेंगे अपने गेस्ट के पास जो हमारे साथ पैनल में है। बाखमुत के लिए रवाना हुए हैं चेचन फाइटर्स। चेचन फाइटर्स ने जारी किया है फाइटर्स का वीडियो। चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने यह वीडियो जारी किया है। बाखमुत में वैगनर की जगह लेंगे अब चेचन कमांडर। वैगनर ने बाखमुत में जंग लड़ने से इनकार कर दिया है, जिसके बाद अब चेचन्स वहां पर आ रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं वैगनर और रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के बीच बढ़ते हुए मतभेद का सबूत है, जहां वैगनर आउट हो चुका है बाखमुत से और चेचन इन हो रहे हैं। चेचन्स के इन होने का मतलब क्या ये माने कि प्रिगोजिन जो है वो अब रूस के या पुतिन के ब्लू आइड बॉय नहीं रहे। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं। इस पर आपको और जानकारी देते हैं, फिर इस बारे में अपने एक्सपर्ट से उनका व्यू पूछेंगे। लेकिन पहले ये देखिए वैगनर ने क्यों लिया यू टर्न। हथियारों की कमी से वैगनर चीफ सबसे ज्यादा नाराज हुए। हथियारों की कमी से वो कह रहे हैं हमें हथियार ही नहीं दिए जा रहे। प्रिगोजिन का दावा 70% तक कम मिले हथियार। बाखमुत में हजारों वैगनर लड़ाकों की जान चली गई। रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु से वैगनर चीफ सबसे ज्यादा नाराज हैं। जी हां, वहीं पर यह ड्रिफ्ट ज्यादा बड़ी हुई है। रशियन चीफ ऑफ जनरल स्टाफ वैलेरी गेरासिमोव से भी येवगेनी काफी खफा हैं और इसीलिए कहीं ना कहीं बाखमुत से वो वापस आ रहे हैं। वैगनर का ऐलान, पुतिन का क्या है प्लान, समझिए। बाखमुत के 95% इलाके के कब्जे पर दावा करती है वैगनर, यानी कहते हैं कि ऑलमोस्ट सारा बाखमुत हमने जीत लिया है। 45 में से सिर्फ 2.5 किलोमीटर का इलाका कब्जे से बाहर है। इतनी कामयाबी के बाद वैगनर ग्रुप पीछे क्यों हट रहा है? सवाल है। यूक्रेन का दावा है पुतिन ने खुद वैगनर ग्रुप को इलाका छोड़ने को कहा है। वैगनर ग्रुप हथियार कम होने का या हथियार खत्म होने का झूठा दिखावा कर रहा है। वैगनर ग्रुप को बाखमुत में भारी नुकसान पहुंचा है। नाकामयाबी छिपाने के लिए हथियारों की कमी का बहाना बनाया गया है। ब्रिगेडियर शरदेंदु, क्या आपको लगता है यूक्रेन के दावे में दम है, या लगता है कि नहीं वाकई वॉर के बीच रूस और या कहें सर्गेई शोइगु खासकर और ये प्रिगोजिन के बीच कुछ तो हुआ है जो यहां दिखता है? देखिए, इसके जो डिफरेंसेस है वैगनर फोर्सेस के और जो रशियन आर्मी के फोर्सेस के जो डिफरेंसेस थे वो खार्किव से शुरू हुए थे। कुछ समय पहले आपको याद होगा 6000 स्क्वायर किलोमीटर का इलाका छोड़ के रशियन ट्रूप ने विड्रॉ किया था। उस समय वैगनर ग्रुप का अलग ही स्टैंड था, वो नहीं चाहते थे इस इलाके को वैकेट किया जाए। दूसरा, फिर वहां जब बाखमुत में 8 महीने से युद्ध चल रहा और वहां पे जिस तरीके से वैगनर ग्रुप लड़ना चाह रहा था, जिस तरीके से वो हथियारों की डिमांड कर रहा था, एम्यूनिशन की डिमांड कर रहा था, वो फुलफिल नहीं हो पा रहा था। तो एक तरीके से वहां पे डिफरेंसेस थे। आपने कुछ स्क्रमिशेस भी रशियन आर्मी और वैगनर फोर्सेस के बीच में देखा, और जो हथियार एम्यूनिशन आया उसके एलोकेशन में भी डिफरेंसेस हुए। तो ये कई सारे डिफरेंसेस थे, लेकिन मैं इसको अलग तरीके से देखता हूं। देखिए, वैगनर 8 महीने से उस इलाके में था, उनको रेस्ट रिलीफ की जरूरत थी, उनको चेंज ओवर की जरूरत थी। ये एक स्पेशल फोर्सेस है, इसको ग्राउंड होल्डिंग में नहीं डाल सकते। उन्होंने अगर बोलते हैं कि दरवेश साहब ये कह रहे हैं कि यूक्रेन के इस दावे में दम दिखता है कि यहां पर वैगनर ग्रुप को वापस जाना था तो हथियारों का खत्म होने का बहाना बनाना शुरू किया गया। एक यहां पर
ड्रामा रचने की कोशिश की गई कि डिफेंस मिनिस्ट्री से पट नहीं रही है और उनको वापस भेजा गया ताकि दुनिया के सामने एक फेस सेविंग उनके पास हो। मनीष, आप बताइए, आप क्या कह रहे हैं इस बारे में? बिल्कुल गौरव, ग्राउंड से मैं थोड़ा सा इनपुट आपको देना चाहूंगा जी बिल्कुल, क्योंकि देखिए वाकई ये बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है और रूस में कोई इस पर खुलकर चर्चा नहीं करता, लेकिन दबी जुबान सब बातें कर रहे हैं इसको लेकर और सब इस पर निगाह बनाए हुए भी हैं। इस पूरे युद्ध में अगर कहूं मैं तो प्रिगोजिन एक पोस्टर बॉय बन गए थे। वो लगातार अपनी बातें रखते थे, मीडिया के सामने रखते थे। अमूमन रूस में ऐसा होता नहीं है, लेकिन प्रिगोजिन दरअसल अपनी बातें रखते रखते ना जाने कब वो अपनी सीमा भूल गए। उन्होंने सीधे रूस के रक्षा मंत्री को टारगेट करना शुरू किया, रूस के आर्मी चीफ जनरल जिरासिमोव को टारगेट करना शुरू किया। कहानी यहीं से खराब हुई। मेरी जानकारी के मुताबिक एक ऐसा समय था जब पुतिन ने रक्षा मंत्री और प्रिगोजिन को बिठाकर मध्यस्थता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं और उसके बाद से धीरे धीरे प्रिगोजिन साइडलाइन होते गए। कहानी तो यहाँ तक पहुंची थी, शोइगु ने जिद पकड़ ली और बोलिए। नहीं, कहानी तो यहां तक पहुंची थी मनीष, जहां पर प्रिगोजिन ने यह तक दावा कर दिया था कि अब वो यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ेंगे ज़ेलेंस्की के खिलाफ। वो भी पुतिन को पसंद नहीं आया होगा शायद। देखिए हालांकि प्रिगोजिन का यह बयान दरअसल सरकास्टिक अंदाज में था। हाँ। वो तंज होकर ये बात कह रहे थे, लेकिन रूस के पॉलिटिक्स में देखें, क्रेमलिन के पावर इक्वेशन को देखें तो वो प्रिगोजिन जो एक जमाने में पुतिन का सेफ होता था और उसने अपनी कामयाबी की बुलंदियों को छुआ। अगर आप सेंट पीटर्सबर्ग में जाएंगे, उसका हेडक्वार्टर देखेंगे, मुझे बुलाया गया है, अगले हफ्ते में वहां जाऊंगा। बहुत शानदार बड़ा सा हेडक्वार्टर है। प्रिगोजिन रूस में बड़ा नाम बन गए थे, लेकिन उसके बाद जब रक्षा मंत्री के साथ सीधे सीधे उनकी लड़ाई हुई, ये बहुत हद तक वर्चस्व की लड़ाई थी, अहंग की लड़ाई थी और उसमें डिफेंस मिनिस्ट्री ने धीरे धीरे प्रिगोजिन को जो है वो उसका साइज कट करना शुरू किया है और नौबत अभी ऐसी आ गई है कि आप देखिए कि उसकी जगह पर चेचन सोल्जर उस पोजीशन को लेने जा रहे हैं। ठीक है, आप मेरे साथ रहिए मनीष, आप बड़ा इंटरेस्टिंग इनपुट दे रहे हैं इस बारे में। लीमन, बाखमुत और अवदीवका से और मरिंका पर रूस ने फोकस बढ़ा दिया है। यूक्रेन की आर्मी ने अपनी रिपोर्ट में यह खुलासा किया है। कहां फोकस बढ़ा है रूस का, समझिए। लीमन, बाखमुत, अवदीवका और मरिंका। बाखमुत और मरिंका में रूस के 24 घंटे में 50 अटैक हुए हैं। बाखमुत और मरिंका में आगे और भीषण हमलों की आशंका है। बखमुत एक और बड़ी खबर है, यूक्रेनी पोजीशन पर रूस का जोरदार अटैक देखने को मिला है। रूस ने आर्टिलरी से यूक्रेन पर हमला किया है। वोलेदार जोन में रूस ने बड़ा हमला किया है। ये वोलेदार में देखिए यूक्रेनी पोजीशन पर आर्टिलरी अटैक रूस का। अब बड़ी खबर और बाखमुत से, बाखमुत में कादिरोव के लड़ाके संभालेंगे मोर्चा। अब बाखमुत में पुतिन के दूसरे कमांडर पहुंच रहे हैं। रमजान कादिरोव चेचन लड़ाके पहुंच रहे हैं वहां पर। बाखमुत की कमान चेचन को सौंपने जा रहे हैं वैगनर चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने खुद इसका ऐलान किया है। 10 मई से पूरी तरह चेचन के हाथ में होगा बाखमुत ऑपरेशन। तो पुतिन ने, बाखमुत ने अपना कैप्टन बदल दिया। आइए जरा बात करते हैं बिग वॉल पर इस बारे में। पुतिन के कैप्टन चेंज हो गए हैं विद इन मैच। आप समझिए, अब चेचन स्पेशल फोर्स की अखमत यूनिट के जिम्मे बाखमुत ऑपरेशन। कैसे, आप देखिए, इसको समझिए। येवगेनी ने क्या कहा, इस बदलाव को लेकर रमजान कादिरोव से बात हुई, ये उन्होंने कहा। चेचन कमांडो बाखमुत को पूरी तरह कब्जाने में सफल होंगे, ये येवगेनी ने अलग अलग पोजीशन पर बदलाव की टाइमिंग पर बात जारी है। 10 मई ठीक मिडनाइट को पूरी तरह चेचन के हवाले होगी बाखमुत की जंग, ये कहा है यहां पर येवगेनी ने। लेकिन अब देखिए, मैं जल्दी से इस बारे में जनरल कुलकर्णी आपके पास आऊंगा। दुनिया की सबसे खूंखार प्राइवेट मर्सनरीज की आर्मी कहा जाता है बाखमुत, कहा जाता है वैगनर्स को, और वहां पर उनको हायर किया गया। क्या आप मानते हैं कि इससे कुछ फर्क पड़ेगा, येवगेनी आउट और कादिरोव इन, या दोनों एक ही जैसे हैं और इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या यूक्रेन के पास कोई एडवांटेज इस बदलाव में दिखेगा, यूक्रेन को होगा? गौरव, इससे बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि रूस भी जानता है कि पिछले 7-8 महीने से लड़ाई बखमुत में हो रही है, वैगनर ग्रुप को दिया है, और जिस प्रकार से प्रिगोजिन है
और पिछले 1 महीने से सब कोई कह रहा है बस बख्तूत कब्जा हो गया, नहीं हो पाया। जैसे आप खुद दिखा रहे हैं 2.5 किलोमीटर का इलाका बाकी है, यानी कि सब जगह से घिरा हुआ है। उसके बावजूद भी वैगनर ग्रुप को कोई भी फायदा नहीं हो पा रहा है और उससे वो अधिक नहीं कर पा रहे। यही कारण है कि अखमत जो कि चेचेनियन वो फाइटर्स हैं, उनको देने के बाद जरूर फर्क पड़ेगा। और पुतिन चाहेंगे अगर हो सके कि 9 तारीख को तो उनका विक्ट्री डे है, शायद हो सके अगले 3-4 दिन के अंदर या अकमत जैसे ही घुसेगा तो सर फिर जल्दी से मेरे व्यूअर्स के लिए एक कंपैरिजन और कर दीजिए जनरल कुलकर्णी, कौन ज्यादा खतरनाक है, चेचन या वैगनर? वैगनर जो है ये एक मर्सनरी ग्रुप है। चेचेनियन फाइटर जो है, अगर आप उनकी पुरानी लड़ाई भी देखें, ये वाकई एक मैं कहूंगा कि जबरदस्त जोशीले बंदे हैं, जिनके बरखिलाफ रूस को बहुत मुश्किल हुई थी संभालने के लिए ये चेचेनियन वॉर फाइटर्स को। तो ये जो चेचेनियंस हैं ये वाकई लड़ाकू हैं जो मुझे लगता है जीत पा पाएंगे। और पुतिन को आपने बड़े अच्छे तरीके से बता दिया कि चेचन्स वहां पर क्यों भेजे गए हैं और उनकी क्या खासियत है। बाखमुत में पुतिन की मदद के लिए नए लड़ाके तैयार हैं। जिन चेचन्स की हम बात कर रहे हैं, चेचन्स के लड़ाके बाखमुत का मोर्चा संभालेंगे, ये ऐलान कर दिया है चेचन कमांडर रमजान कादिरोव ने। वैगनर फोर्स ने बाखमुत छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया है, इनफैक्ट छोड़ रहे अल्टीमेटम क्या। कादिरोव ने बाखमुत से दुश्मनों को जल्द ही खदेड़ने का दावा भी किया है। आइए अब क्या कह रहे हैं कादिरोव। बाखमुत का मोर्चा कादिरोव आ रहा है, अब कादिरोव क्या कर पाएंगे वहां पर ये देखना है। हम बाखमुत में मोर्चा संभालने के लिए तैयार हैं, रमजान कादिरोव ने कहा। उन्होंने कहा हमें अपने सुप्रीम कमांडर पुतिन से ऑर्डर का इंतजार था, वो ऑर्डर मिल गया है। हमारे लड़ाके बाखमुत से नेटो और यूक्रेन के शैतानों को निकाल बाहर करेंगे, ये कहा उन्होंने। हम बाखमुत को जल्द ही पूरी तरह से आजाद करा लेंगे, ये कहा उन्होंने। रूसी डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ हमने पूरी रणनीति तैयार कर ली है, यानी ये मैसेज देते हुए कि हम तैयार हैं और हम वहां पर आकर बिल्कुल वहां कोहराम मचा कर रख देंगे। इसी बीच चेचन कमांडर कादिरोव ने पुतिन को एक चिट्ठी भी भेजी है, उससे जुड़ी बड़ी खबर आप देखिए। पुतिन को दी बाखमुत में मोर्चा संभालने की जानकारी, जल्द ही पूरे बाखमुत की फाइट होगी चेचन के पास, यह कहा है कादिरोव ने। चेचन कमांडर कादिरोव ने इसे बताया खुशी की बात। वो कह रहे हैं ये खुशी की बात है जो हम वहां जा रहे हैं। लेकिन एक और बड़ी स्टोरी जो हमने आपको इससे पहले ब्रेकिंग जब आपको दिखाई थी, सबसे पहले 8 ब्रेकिंग्स उनमें थी ये। ज़ैपोरिज़िया एटॉमिक पावर प्लांट के पास खतरा बढ़ गया है। IAEA चीफ ने सनसनीखेज जानकारी दी है। कहा नहीं जा सकता कि प्लांट में क्या होगा। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ ये कह रहे हैं हमलों की वजह से एटॉमिक पावर प्लांट के पास हालात गंभीर हो चुके हैं, और अगर ऐसा हुआ तो चेरनोबिल 1986 भूला नहीं है अभी यूरोप, और एक और ऐसा ही खतरा उनके सिर पर मंडरा रहा है। एक और बड़ी खबर, यूक्रेनी ब्रिगेड पर रूसी बॉम्बर ने बड़ा हमला किया है। 66 और 63rd ब्रिगेड पर, यूक्रेनी ब्रिगेड पर यह हमला हुआ है। 66वीं और 63वीं यूक्रेनी ब्रिगेड पर रूस ने ऑपरेशन का वीडियो भी जारी किया है। रूसी हमले में यूक्रेनी ब्रिगेड को भारी नुकसान पहुंचा है। ये देखिए, ये वो बॉम्बर है जो यहां पर रूस ने इस्तेमाल किया है यूक्रेन की 2 ब्रिगेड्स के खिलाफ। एक और बड़ी खबर, रूसी सुखोई 35 ने पोलैंड के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया है। देखिए, रोमानिया से 60 किलोमीटर दूर की घटना है। रूटीन पेट्रोलिंग पर था पोलैंड का एयरक्राफ्ट। नेटो के 4 फाइटर प्लेन तुरंत एक्शन में आ गए। ये बड़ी खबर आपके सामने। रूसी सुखोई 35 ने पोलैंड के एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट किया और उसके बाद रोमानिया से 60 किलोमीटर ये जो दूर था, ये अब वहां पर इंटरसेप्ट किया। रूटीन पेट्रोलिंग पर था पोलैंड का एयरक्राफ्ट, ये कहा गया। नेटो के 4 फाइटर प्लेन तुरंत एक्शन में आ गए। ये देखिए, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल चल रही है। साउथ कोरिया के साथ अमेरिका करेगा लाइव फायर एक्सरसाइज। 25 मई से 15 जून तक चलेगी सबसे बड़ी वॉर ड्रिल। साउथ कोरिया अमेरिका की ड्रिल से नॉर्थ कोरिया में टेंशन है। नॉर्थ कोरिया इससे पहले भी कई बार वार्निंग दे चुका है और एक बार फिर उसने वार्निंग दी है इसको लेकर। साउथ कोरिया और अमेरिका लगातार कोरियाई प्रायद्वीप में एक्सरसाइज कर रहे हैं और ये नॉर्थ कोरिया को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या कोरियाई प्रायद्वीप में रेड अलार्म बज रहा है? हम ये क्यों कह रहे हैं आप समझिए। कोरियाई प्रायद्वीप में अमेरिका की सैन्य गतिविधियां पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं। अमेरिका साउथ कोरिया के बीच न्यूक्लियर कंसल्टेटिव ग्रुप का निर्माण कर रहा है। अमेरिकी सेना की मौजूदगी का जवाब नॉर्थ कोरिया मिसाइल टेस्ट करके दे रहा है। एक से एक ICBM टेस्ट किए हैं उसने। नॉर्थ कोरिया ने 2022 से अब तक 100 से ज्यादा मिसाइल टेस्ट किए हैं। नॉर्थ कोरिया ने न्यूक्लियर कैपेबल अंडर वाटर ड्रोन्स का परीक्षण किया है।
चीन ने अमेरिका पर इलाके में तनाव बढ़ने का आरोप लगाया है। 3 बड़े देश इस इलाके में टकराव की स्थिति में हैं। मैं अम्बेसडर चक्रवर्ती आपसे जानना चाहता हूं, एक वॉर जोन तो हम देख रहे हैं, एक दुनिया के एक हिस्से में वॉर है, लेकिन अगर दुनिया भर में कहीं किसी और वॉर का खतरा है तो क्या ये वही इलाका है जिसकी हम बात कर रहे हैं? देखिए, इस इलाके में भी हो सकता है, ये एक पोटेंशियल एरिया है, पर ताइवान भी है। मैं कहूंगा यहाँ पे 2 एरियाज है, नॉर्थ कोरिया और ताइवान, क्योंकि नॉर्थ कोरिया जिस तरह से मिसाइलें एक के बाद एक दाग रहा है, इससे वो दिखा रहा है कि वो भी तैयार है। टेंशन तो बढ़ रहा है क्लियरली, और इधर ताइवान के वहाँ भी टेंशन बढ़ रहा है, क्योंकि अमेरिकन शिप्स हैं वहाँ पे, चाइनीज ड्रोन्स रोज उन पे एयर स्पेस पे जा रहे हैं, एयरक्राफ्ट भी जा रहे हैं, तो ये दोनों जगह टेंशन बढ़ता चला जा रहा है जी। और इसका अंत में क्या होगा तो बोलना मुश्किल है, पर युद्ध की तैयारी हो रही है लगता है। ठीक है। सब लोग अपना टेस्टिंग कर रहे हैं।